तो प्लेटो और कार्ल मार्क्स को हम लोग पार्ट वाइज पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो की राज्य की उत्पत्ति की अवधारणा, यानी कि प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत क्या है वो पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स संबंधित 50 एमसीक्यूज जो आपके होमवर्क हो, यानी कि क्वेश्चन मैं यहाँ दे दूंगा, आंसर आपको बनाना है। तो प्लेटो कौन था तो आपको पता है, प्लेटो एक यूनानी था, वो दार्शनिक था, एक ग्रेट फिलोसफर। और उसकी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है या पुस्तक है झोलझाल। उसकी महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सी है? द रिपब्लिक जो है उसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। और उसी पुस्तक में उसने एक आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट किया है, आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की है। और उसमें क्या किया है, तो प्लेटो ने तर्क दिया है कि राज्य का जन्म आवश्यकता, राज्य का जन्म कैसे होता है? आवश्यकता होगा तो राज्य बने, क्योंकि पहले बच्चा होगा, फिर परिवार होगा, फिर समाज होगा, तब ना राज्य बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो आवश्यकता ही राज्य की जननी है, या राज्य का जन्म ही आवश्यकता के कारण होता है। तो सबसे पहले आते हैं ऑरिजिन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की उत्पत्ति। तो राज्य की उत्पत्ति कैसे होगी, इसके कुछ पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ह्यूमन क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। तो पहला पॉइंट आप लिख लोगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो जरूरतें अनेक है, हर इंसान की जरूरत है ना, तो मनुष्य की जरूरतें अनेक हैं। और एक व्यक्ति अकेला सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो मनुष्य की जरूरतें अनेक हैं, एक व्यक्ति सभी की आवश्यकता की पूरा पूर्ति नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखिएगा, कि इसी को पूरा करने के लिए सभी लोग एक दूसरे से करीब है, और उससे समाज, समाज से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राज्य की उत्पत्ति। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट जो है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपकी नीड्स जो है बहुत सारी हैं, और ये नीड्स अकेले पूरा नहीं हो सकती है, इसीलिए राज्य की उत्पत्ति। कोई कंफ्यूजन? राज्य की उत्पत्ति अकॉर्डिंग टू प्लेटो क्यों हुआ, क्लियर है? हाँ बताइए सानिया जी, क्यों है? क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति मेरे चीज का पूर्ति नहीं कर सकता है। तो क्या पूर्ति नहीं कर सकता तो क्या होगा? तो पूर्ति करने के लिए किसी और का सहयोग लेगा। हाँ। इसीलिए राज्य की जरूरत है। सिर्फ नहीं कर सकता नहीं, तो पूर्ति के लिए उसकी नीड पड़ेगी। हाँ। अब आते हैं कि राज्य की मूल जड़ें क्या है, मेन रूट क्या है। तो एक राज्य के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले तो आर्थिक आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान। भोजन कपड़ा मकान चाहिए ना, रोटी का मतलब भोजन ही होता है। आप रोटी का मतलब सिर्फ रोटी नहीं होता है, उसमें कंक्लूडिंग ऑल भोजन को आप फ्रिज में ले आते हैं। तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए। क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी। क्या चाहिए? न्याय चाहिए। रोटी कपड़ा मकान अकेले कोई एडजस्ट पूरा कर सकता है आवश्यकता को? नहीं। सिक्योरिटी अकेले कर सकता है, जस्टिस अकेले कर सकता है, उसके लिए राज कर सकता होगी। तो प्रिया जी बताइए क्या क्या चाहिए था? यानी कि प्रिया जी, राज की मूल जड़ें क्या है? और क्या चाहिए? न्याय। और रोटी कपड़ा मकान में उसमें सब चीज आ जाएगा। रोटी में मतलब अन्य, रोटी कपड़ा मकान में सब चीज आ जाएगा, लेकिन सिर्फ रोटी मतलब भोजन, कपड़ा मतलब वस्त्र, और मकान मतलब घर। सिक्योरिटी भी चाहिए, सिक्योरिटी सुरक्षा चाहिए, और न्याय चाहिए। क्लियर है? तो प्लेटो राज्य को कैसा संस्था मानता है? इसको मानता है मॉरल स्टेट, मॉरल ऑर्गेनाइजेशन।
तो प्लेटो के अनुसार राज्य जो है एक नैतिक नैतिक संस्था है। कैसा संस्था है? नैतिक संस्था नैतिक संस्था है, और जिसका उद्देश्य क्या है? लोगों के लिए न्याय की स्थापना करना। जहाँ नैतिकता अथवा न्याय की बात होगी, तो जहाँ लोगों के लिए न्याय की स्थापना करना, तो राज्य जो है लोगों के लिए न्याय की स्थापना करना ही प्लेटो के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य। राज्य का उद्देश्य क्या होगा? पर्पस ऑफ स्टेट। एक राज्य का पर्पस क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? सब लिख रहे हैं ना? ये से लिख लिया। हाँ ठीक है, कॉपी चेक होगा, याद रखिएगा जस्ट क्लास खत्म होने के बाद। तो राज्य का उद्देश्य, पहला उद्देश्य है न्याय की स्थापना। न्याय की स्थापना करना। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस। जस्टिस। तो न्याय कब स्थापित होगा अकॉर्डिंग टू प्लेटो? तो न्याय स्थापित तब होगा जब हर व्यक्ति अपने काम में लगा रहे, दूसरे काम में इंटरफेयर ना करे। दूसरे काम में घुसिएगा तो फिर तो समस्या होगा ना। सही बात है। हर जगह टांग फैलाना जरूरी थोड़ी है, नहीं तो दूसरा को गुस्सा पड़ गया टांग काट के खा जाएगा कबाब बना के। अरे भाई, टंगरी मुर्गा का हो चाहे बकरी का हो चाहे इंसान को, टंगरी तो टंगरी होता है। मांसाहारी लोग कुछ खा सकता है, इंसान भी। आप बात करिए, सुअर और कुत्ता खाता है तो इंसान क्या चीज है जी? क्या खुशी? नहीं खाते। चलिए, कोई भी दूसरा काम ना करे, अपने काम से काम रखे, दूसरे फालतू चीजों में इंटरफेयर ना करे, इंटरेक्शन ना करे। इंटरफेयर नहीं करना है। अच्छा, मैं टांग नहीं रहा। प्रत्येक वर्ग अपना कार्य करे। जैसे सैनिक है तो वो रक्षा करने का कार्य करे साहस से, दार्शनिक जो राजा है वो शासन करने का कार्य करे, जो उत्पादक वर्ग है वो अपना कार्य करे। तो कहने का मतलब है कि जितना राज्य में वर्ग बनाए गए, बेसिकली प्लेटो के अनुसार 3 ही वर्ग हैं। प्लेटो के अनुसार 3 वर्ग हैं, दार्शनिक राजा, रक्षक और उत्पादक। तो तीनों वर्ग अगर अपना ईमानदारी से काम करेगा तो इंजस्टिस किससे होगा? राजा अगर मान लीजिए सबके लिए समान सिद्धांत लाएगा तो इंजस्टिस नहीं होगा, रक्षक रक्षा करेगा तो इंजस्टिस नहीं होगा, उत्पादक उत्पादन करेगा तो इंजस्टिस नहीं होगा। तो पहला सिद्धांत उन्होंने क्या दिया है? न्याय का सिद्धांत। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि मोरल एंड इंटेलेक्चुअल गुड, तो नागरिकों का सर्वोच्च कल्याण होना चाहिए, कैरेक्टर बिल्ड होना चाहिए, चरित्र निर्माण और नैतिक और बौद्धिक विकास भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि प्लेटो के अनुसार राज्य की जो अवधारणा है उसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। पहला है नैतिकता, सबसे ज्यादा वो फोकस किया है नैतिकता, और नैतिकता दिखाने की चीज है नहीं, वो आपके अंदर होनी चाहिए। हाँ, तो अंदर होता है। आप शो अप कर रहे हो कि नहीं सर हम आपको बहुत रिकॉर्ड करते हैं, और सर गए और पीछे से बड़ी भाषण दे, वो पढ़तो लिखो तो नहीं, खाली कहते कि होमवर्क दिखाई, तो ये नैतिकता नहीं, वो तो अंदर से ही रहता है। हाँ। आपको कोई आपको उसके लिए ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। ट्रेनिंग बचपन में आपके परिवार में इंसान वो घर से मिलता है और आपके दिल में होना चाहिए। अगर आपका घर का संस्कार सही नहीं है तो आपके जीवन में नैतिकता नहीं आ सकती, क्योंकि एक टाइम के बाद आपकी सीखने की क्षमता जो होती है, लर्निंग की क्षमता होती है ना, वो कम हो जाती है, और जो बचती है वो आपको एजुकेशन जॉब उसमें ही लगानी पड़ जाती है, तो बाकी चीजें आप नहीं सीख। तो इसने प्लेटो के अनुसार नैतिकता, सदाचार, जैसे आज लोग बोलता है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है? आज लोग सोचता है भ्रष्टाचार का मतलब है कि सरकारी पैसे, वो भ्रष्टाचार है, लेकिन अगर आप पापा से झूठ बोल रहे हैं ये भी भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होता है? भ्रष्ट जिसका आचार हो, जिसका कैरेक्टर खराब हो, जिसका बुद्धि भ्रष्ट, बुद्धि नहीं, आपका आचार चरित्र जिसका भ्रष्ट हो। और भ्रष्टाचार का मतलब लोग क्या सोचते हैं? करप्शन का मतलब जो फाइनेंशियल करप्शन होता है नहीं। आप टीचर से झूठ बोलते हो, ये भी करप्शन का एक पार्ट है। पेरेंट्स झूठ बोलते हो, ये भी करप्शन का एक पार्ट है। अगर किसी से झूठ बोलकर 10 रुपया भी, 1 रुपया भी अगर चोरी कर लेते हो तो यही पार्ट ऑफ करप्शन है। तो बड़े बड़े स्पीच लोग देते हैं, नेताजी का भ्रष्टाचारी है, फिर भ्रष्टाचारी खुद भी है, क्योंकि वो भी, उनके भी अंदर में सदाचार नहीं।
तो करप्शन तो बहुत बड़ा बीमारी है ही। और इस बात में लगता है कि प्लेटो भापा था, इसलिए उसने राज्य के लिए नैतिकता को इम्पोर्टेंट बताया, सदाचार को इम्पोर्टेंट बताया, और उसका जो शिक्षा था इसी पर आधारित, तो उसका एजुकेशन सिस्टम था नैतिकता और सदाचार पर ही आधारित। तो राज्य की संरचना के लिए वो 3 वर्ग बनाया है, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा वर्ग होगा? दार्शनिक, राजा, शासक और तो व्यापारी। एक होगा वो क्या बोलते हैं, दार्शनिक 3 क्लासेस ऑफ स्टेट। फर्स्ट वन फिलोसफर किंग। फिलोसफर किंग, तो फिलोसफर किंग का क्या काम है? मतलब तो सबसे पहले है कि फिलोसफर किंग यानी कि दार्शनिक राजा वो बनेगा जो बुद्धिमान वर्ग का हो, उच्च वर्ग का हो, बुद्धि से तेज हो। उसका ट्रेनिंग मैक्सिमम 50 ईयर तो रखा ही क्या। 50। तो राज्य का शासन उनके हाथ में होगा जो बुद्धिमान व्यक्ति। आजकल तो भैंस को उछल के फंग जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। झूठ बोलने हर चीजें समझनी नहीं होती है। मतलब भैंस को फांग जाता है, इसका मतलब कैसे बना? किसी सीएम से रिलेटेड है, आप समझिए, किसी सीएम से रिलेटेड। कुछ लोग ऐसे पीएम बन जाते हैं दिन रात झूठ बोलते हैं। भाई बहना, जय श्री राम हो गया। तो प्लेटो के अनुसार ऐसे लोग पीएम और सीएम के लायक नहीं हो जिनके पास बुद्धि ना हो, जिनके पास ज्ञान ना हो, जिनके पास ट्रेनिंग ना हो। अगर ऐसे लोग पीएम और सीएम बनेंगे तो स्थितियां वही होंगी जहां भारत आज खड़ा। एक पीएम वो था नेहरू, जो 0 से शुरू किया, 0 से शुरू किया, भारत के पास कुछ नहीं, और उसके रास्ते को आज 116 देश मानते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट। उसके रास्ते को बनाए हुए रास्ते को आज 116 देश फॉलो करते हैं। आज जो हमारे माननीय लोग हैं उनके बनाए रास्ते को 5 देश ही फॉलो करें, देश का कल्याण हो। अपने ही देश का लोग फॉलो कर ले तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, इंडियन ही फॉलो कर ले, इंडियन तो बहुत है। अब नहीं कर ले तो फिर जो कर रहे हैं उसकी समझ ही रहे हैं, तो इंडियन जो कर रहे हैं उसको देख के बाकी लोग तो नहीं करें। तो फिलोसफर किंग के पास क्या होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए, उच्च गुणों वाला होना चाहिए, वो व्यक्तिगत स्वार्थ से मुक्त होना चाहिए। यानी कि राजा बनने का सबसे बड़ा योगदान बताया था कि उसका कोई परिवार ना हो, पत्नी ना हो, बैंक में अकाउंट ना हो, कपड़ा ना हो, जमीन ना हो, घर ना हो, उसकी आवश्यकता की पूर्ति राज्य करेगा, उसका व्यक्तिगत कुछ ना हो, एक अपना कपड़ा भी ना हो, उसका अपना ना हो, उसको राज देगा। उसको जो जरूरतें हैं, चूंकि वो राज का प्रधान है तो राज की इज्जत की बात है ना। उसको ऐसा नहीं है कि भाई वो देश का प्रधानमंत्री है या राजा है और उसको विदेश में जाना है तो उसको फटे कपड़े पहन के भेजा जाएगा, देश का तो मान सम्मान है। लेकिन उसकी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य की है, उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं होना चाहिए। जिस दिन वो राजा पद से गया सब वो सामान राज की हो जाए। ज्ञान हो, बुद्धि हो, तर्क हो, और सबसे इंपॉर्टेंट कि सत्य हो, जो आज के नेताओं में नहीं होता है। जब चुनाव आएगा तो बोलेंगे कि भाइयों बहनों 10 करोड़ नौकरी देंगे, और उसके 2 महीने बाद मीडिया ने पूछ दिया कि नौकरी कहाँ है सर, तो जुमला था, चलता है राजनीति में। जुमला मतलब झूठ था। हाँ, प्रचार था, लोगों को भ्रमित करने के लिए चुनाव में चलता है। डायरेक्ट हाँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। किसका सर? आप गूगल, यूट्यूब, न्यूज चैनल सर्च कर लीजिए। 2 करोड़ नौकरी का जुमला सबसे पहले किसने किया है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब दार्शनिक शासन। तो जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते या राजा दार्शनिक नहीं बन जाता तब तक राज्य में दुख समाप्त नहीं होगा। तो राजा को या तो दार्शनिक होना चाहिए या दार्शनिक को ही राजा होना चाहिए, ये मानना है प्लेटो का। और अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य और राज्य की जनता हमेशा दुखी रहे। तो दार्शनिक होगा तो उसका विजन 100 साल 500 साल बाद तक का उसको सोचने का दर्शन होता है। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो तत्कालिक फायदे देते। जब बाबुल सम्मेलन नेहरू जी ने किया था 1955 में, तो क्या किसी ने उम्मीद किया था कि अमेरिका और सोवियत संघ के अलावा भी कोई टीम बन सकती है? नहीं।
लेकिन 1961 के बेलग्रेड में मीटिंग हुआ, 25 देश शामिल हुए। हाँ, आज उसमें 116 से अधिक देश हैं। हम्म, तो इसको बोलते हैं दर्शन, इसको बोलते हैं विजन। जिस समय दूसरे पचमढ़ी योजना में भारी इस्पात उद्योग का प्लान आया था, क्या उसने सोचा था कि सिर्फ ये स्टील प्लांट है जीवन रक्षक होगा? 2019 में जब कोविड आया तो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन पूरे देश में सप्लाई हुआ, लोगों की जान बची। इसको बोलते हैं विजन। ऑक्सीजन जितना होता है प्लांटेशन, वही प्लांट है और पूरे इंडिया में हर जगह सप्लाई। पता चला कि वो प्राइवेट कर रही है। अगला बार कोरोना आया ना तो ऑक्सीजन बेचाएगा 5 करोड़ रुपए लीटर, खरीदिए। प्राइवेट कर दिया, सरकारी सत्ता ना फ्री सप्लाई हो गया, हाँ, उसको प्राइवेट कर दीजिएगा। हवा कहाँ से मिले? खरीदिए। तो ये पहला वर्ग। दूसरा वर्ग उसने बताया सैनिक वर्ग। तो सैनिक वर्ग का काम क्या है? तो सैनिक वर्ग का काम है रक्षा का काम, राज्य की रक्षा करना। उसका काम है अनुशासन, उसके अंदर होना चाहिए डिसिप्लिन, साहस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? और होना चाहिए निष्ठा। ऐसा नहीं कि सैनिक हमारा है और पाकिस्तान का सपोर्ट करना शुरू। आजकल देखते हैं कि इंडिया अगर कभी मैच हार जाए तो कुछ लोग तब वो बम फोड़ देते हैं। आजकल एक नया ऐप आया है, ऐसे इंडिया में कुछ दिन पहले बैन हुआ, ड्रीम 11। अब ड्रीम 11 आया तो क्या हो गया कि लोग इंडिया को जीतने का, भारत क्रिकेट मैच जीत जाए या कोई गेम खेला जीत जाए, इसके लिए दुआ नहीं करते हैं। वो ड्रीम 11 में पाकिस्तान के प्लेयर को रखे हैं, उड़न मार देश का दुआ करते हैं। निष्ठा है क्या? वो टीम में अगर पाकिस्तान के किसी प्लेयर को रख लिए और बैटिंग कर रहा है तो मनाते हैं कि हे भगवान बुमराह पिटा जाए, हे भगवान कुलदीप यादव पिटा जाए, ताकि वो बैट्समैन रन बना ले, हमको कुछ जुगाड़ मिल जाए। अब मैच खत्म होता है तो 49 रुपया लगाते थे, 49 रुपया मिलने के लिए हे भगवान 49 रुपया बचा। तो ये निष्ठा तो नहीं है। तो सेना के अंदर निष्ठा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? अनुशासन होना। समझो क्या क्या होना चाहिए? शासन, निष्ठा और अनुशासन। शासन, अनुशासन, अनुशासन, निष्ठा, निष्ठा, तीनों होता है। साहस, साहस, हाँ। अनुशासन और निष्ठा। हाँ, और उनके साथ कठोर ट्रेनिंग। उनकी जो ट्रेनिंग है वो कठोर होनी चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? प्रशिक्षण अंग्रेजी में बोलते हैं ना। तो कठोर प्रशिक्षण होना चाहिए। हिंदी में बोल। वही तो। हिंदी में ट्रेनिंग बोलते हैं। वाह, तो लोगों ने पता है कि हम लोग दार्शनिक नेता वाले राज्य में रहते हैं, यहाँ पे दर्शन है। खैर मस्ती था। तो कठोर प्रशिक्षण होना चाहिए। तीसरा पार्ट है प्रोड्यूसर्स, उत्पादक वर्ग। तो उत्पादक कौन होगा? तो किसान होगा, कारीगर होगा, व्यापारी होगा, मजदूर होगा, हो जाएगा। और इनका काम है राज्य की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना। क्या काम है? राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करना। और इनके पास अकॉर्डिंग टू प्लेटो प्रॉपर्टी रखने की अनुमति होगी और परिवार रखने की अनुमति। इनके पास। हाँ, सेना और दार्शनिक राजा के पास पैसा और परिवार नहीं रखना था, उनको ब्याह नहीं करना था, पर अस्थायी विवाह नहीं करना था। टेम्पररी शादी, टेम्पररी मैरिज का प्रावधान उनके पास था कि सुंदर लड़का है और सुंदर लड़की से अपना टेम्पररी मैरिज करेगा, संतान पैदा करेगा। सुंदर लड़की है जो हष्टपुष्ट कटके मजबूत लड़का जो उसको दिखेगा, उससे अपना टेम्पररी रिलेशन बना के बच्चा रहेगा। लेकिन उत्पादक वर्ग के लिए था कि वो परिवार रखेगा, वो शादी करेगा, वो प्रॉपर्टी बनाएगा, वो जमीन रखेगा। यानी कि यहाँ पे आम जनता अमीर होना जरूरी है, राजा नहीं, शासक और ना कि हाँ, शासक नहीं। शासक। ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल जनता प्लेटो का कॉन्सेप्ट था कि परिवार नीचे होना चाहिए,
जनता का परिवार होना चाहिए, उत्पादक वर्ग का परिवार होना चाहिए, मजदूर का परिवार होना चाहिए, श्रमिक का परिवार होना चाहिए, किसान का परिवार होना चाहिए। तो उसको कोई लोभ नहीं, उसको तो प्रोडक्शन करना है, उसमें जितना ज्यादा परिवार लगेगा ज्यादा प्रोडक्शन होगा। जो जिसको लोभ हो सकता है, जिसमें परिवारवाद हो सकता है, उसका कोई परिवार ना, उसका कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी ना। कोई निजी संपत्ति ना। हाँ। तो तीनों वर्गों में सौहार्दपूर्ण समन्वय है, तीनों में कोऑर्डिनेशन बनाया गया है। राज्य में न्याय जो है, न्याय का बताया कि क्या है कि टू डू वंस ऑन वर्क। क्या बताया गया है प्रिया? ऑन वर्क, यानी कि अपना अपना कार्य करना। इसी को वन मैन वन वर्क। तो शासक शासन करे, सेना रक्षा करे और उत्पादक उत्पादन। जब कोई दूसरा वर्ग दूसरा का काम करने लगे तब अन्याय उत्पन्न हो। अच्छा हाँ। अगर तीनों वर्ग में एक दूसरे में कोई इंटरफेयर शुरू कर दे तब इनजस्टिस हो जाएगा, या फिर तब बीच में कुछ। अब किसान के मामले में सरकार इंटरफेयर कर दे, कानून बना दे कि हम जमीन आपका एग्रीमेंट पे कर देंगे, पॉलिसी ले आएंगे, वो ले आएंगे, तो फिर दोनों के विवादों का न्याय। पाकिस्तान देखो ना, सेना क्या करता है, सरकार बनता है उसको उठाकर पटक देता है, तख्ता पलट जाता है पाकिस्तान में ना, तो सरकार डेमोक्रेसी बच पाता है, कभी टिक पाता तो है। सेना का काम सरकार चलाना है। तो यही बात प्लेटो बताया। तो ये पाकिस्तान में ही होता है, सेना के बीच में इंटरफेयर करता है। राज्य शिक्षा प्रणाली के बारे में प्लेटो ने क्या कहा, मैंने आपको एक बार पहले ही बात बताया। तो शिक्षा जो होगी वो सार्वजनिक होगी, एजुकेशन जो होगा कैसा होगा, सार्वजनिक होगा। शिक्षा पूरी तरह से राज्य के कंट्रोल में होगी, राज्य के नियंत्रण में होगी। शारीरिक, मानसिक और नैतिक शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। 50 वर्ष तक की आयु तक आपको पढ़ना होगा, तब आप दार्शनिक बनो। शिक्षा के आधार पर तय होगा कि कौन शासक बनेगा, कौन सैनिक बनेगा और कौन उत्पादक बनेगा। जो 50 वर्ष तक अध्ययन किया वो राजा, 30 तक किया वो सेना, और लटकले तो गए बेटा। 50 कम पढ़ा वो कारीगर, मजदूर, श्रमिक, लेबर, उत्पादक वर्ग में जाए। यहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जो सबसे ज्यादा पढ़ेगा वो राजा बनेगा। और आप हमारे यहाँ का इतिहास उठा के देख लीजिए, जो जितना क्राइम करेगा उसको उतना बड़ा पद मिलेगा। अगर घोटाला किया तो मंत्री बना दो, अगर बड़ा घोटाला किया तो मुख्यमंत्री बना दो, कहीं दंगा फंगा में इन्वॉल्व हो गया तो पीएम बना दो। अब क्वालिफिकेशन पूछो तो बोलेंगे एंटायर पॉलिटिकल साइंस में हम पीजी, चाय का ग्लास घुमाने वाला था, 10 घुमाएंगे तो होगा। इंटायर पॉलिटिकल साइंस अभी कहा था भाई, हम भी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। उस टाइम में पता नहीं कंप्यूटराइज्ड मार्कशीट कहाँ से आया। इंटायर पॉलिटिकल। तो देश बर्बाद होने का मुख्य कारण यह है कि जो राजा या शासक वर्ग हो अनपढ़ नहीं होना चाहिए, अनपढ़ होगा तो बर्बाद होगा। और इधर कुछ दिनों से नया ट्रेंड चला है कि वैसे लोग चुनाव जीतते ज्यादा है। ये राजाओं के दोष नहीं है, ये उत्पादक वर्ग, श्रमिक वर्ग, जो हम लोग आम जनता, इनके दोष है कि ये नेताओं की क्वालिटी नहीं देखते, बस उनको उनका भाषण देखते हैं और अंत में अगर कुछ मिल गया टेबल के नीचे से वो देख। बस कल बिहार में विधायकों का शपथ ग्रहण हो रहा है। अच्छा, वो कल का है। हाँ, बिहार विधानसभा में विधायकों का शपथ ग्रहण हो रहा है। ऐसे विधायक महिलाएं थी, 4-5 विधायक ऐसे थे, जिसमें एक विधायक तो ऐसी थी, महिला थी, कि एक्चुअली वो उनके पति बाहुबली थे, बाहुबली ससुराल में है, जेल में है, वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दिए, वो चुनाव जीत। शपथ वो 1 घंटे प्रयास के बाद भी शपथ को पूरा नहीं कर, शपथ देख के नहीं पढ़ पाए। देख के सोचिए, बगल में उनके सहयोग के लिए बैठी थी, वो बोल रही थी, उनके शब्द सुन के वो नहीं बोल पाए, शपथ को सतत बोली। अब सोचिए कि ऐसे विधायक से क्या उम्मीद देश का औलाद का कितना भला होगा। जोहार मोदी जी और नीतीश कुमार जी, अब तेजस्वी यादव जी, इतना बढ़िया नेता को पिता का है। और जोहार बिहार के जनता, धन्य हो बिहारी, सब पे भारी।
मतलब कल पूरे दुनिया में इसका वीडियो वायरल हुआ इस सोशल मीडिया पे, जिस बिहार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता है, जिस बिहार को चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है, उस बिहार का कल विधायक जो देखा हो, नमन है। तो आप यूट्यूब खोलिएगा ना, इंस्टाग्राम, तो वह ट्रेंडिंग में है ऐसा सब जगह भी। मतलब इतना, हम तो वीडियो को 5-7 बार देख लिए कि ज्यादा बार आंटी सही बात, आंटी सही से बोल गया शपथ लेने। तो इसीलिए शिक्षा को कंपलसरी मानता था प्लेटो। उसका कहना था कि जो सबसे ज्यादा पढ़ेगा राजा वह बनेगा। राजा बनने के लिए 50 साल तक आपको खाली पढ़ाई करना होगा। सार्वजनिक शिक्षा। अब प्लेटो का चरित्र निर्माण का माध्यम बनाना था, कैरेक्टर बिल्ड करना था, वो शिक्षा का ही तो उसके लिए शिक्षा ही सही था। बिना पढ़े लिखे का कैरेक्टर कैसे बनेगा? आ गया का नहीं, बाद में देखेंगे, अभी पढ़ाना। अब उसके बाद क्या है कि प्लेटो ने साम्यवाद की अवधारणा दिया। तो प्लेटो के अनुसार साम्यवाद 2 प्रकार का है। एक है संपत्ति का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद, और एक है पत्नी का साम्यवाद। दोनों को हम ज्यादा डिफाइन इसलिए करेंगे, जिसका प्रीवियस वीडियो डाला जा चुका है। हाँ। तो प्लेटो के आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, आदर्श राज का जो कॉन्सेप्ट है, उससे कुछ बिंदु है। जो देखिए, पहला बिंदु जो है वो है छोटा आकार होना चाहिए। दूसरा बिंदु जो है वो है दार्शनिक शासन होना चाहिए, शासक होना चाहिए। तीसरा जो बिंदु है अत्युत्तम शिक्षा होना चाहिए, एजुकेशन का लेवल हाई होना चाहिए। चौथा बिंदु जो है यहाँ पे मोरल कंट्रोल होना चाहिए, नैतिक नियंत्रण होना चाहिए। पांचवा बिंदु जो है ये है कि यहाँ पे कानून आधारित व्यवस्था होनी चाहिए। छठा जो है ये है कि संपत्ति और परिवार का साम्यवाद होना चाहिए। और आठवां जो है ये नहीं है, सातवां है वर्ग व्यवस्था, आठवां नहीं है सर, योग्यता पर आधारित होनी चाहिए। सब आठवां नहीं है ना, सातवां तो ये है। सातवां जो होगा ये वर्ग आधारित नहीं होगा, ये जो है योग्यता के आधारित होगा। यानी कि अमीर गरीब या बैकवर्ड फॉरवर्ड जो है ना, ये जन्म आधारित नहीं होगा, एजुकेशन आधारित होगा, क्वालिफिकेशन आधारित होगा। या 50 साल तक पढ़ लिए तो अलग वर्ग में चले जाइएगा। 30 वर्ष तक पढ़े, बढ़िया से ट्रेनिंग लिए तो सैनिक वर्ग में चले जाइएगा, और उससे कम पढ़े तो उत्पादक वर्ग में जाइएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन था नहीं, जो पढ़ा ही नहीं उसको उत्पादक में जाएगा। 50 साल तक पढ़े। तो कहने का मतलब है कि ये एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंड प्लेटो का सिद्धांत था। अब प्लेटो के सिद्धांत की आलोचना भी हुई। साम्यवाद अव्यवहारिक है, सबसे पहले तो नहीं कहा क्या है, अव्यवहारिक है, व्यवहार में लाने योग्य नहीं है। आपको कहा दिया था कि ब्याह नहीं करना है, खाली रेना के जन्म देना है, मेहरारू के खुश करके, अब मेहरारू मरना है खुश करके। तो अरस्तु बोले कि भाई गलत है, बिना ब्याह के लिए मेहरारू कहाँ से मिलेगी? क्या मेहरारू मरना कहाँ से मिलेगी? बिना परिवार का राज बनेगा? तो अरस्तु बोले कि बुढ़वा पगला है। अच्छा, फोटो देखे अरस्तु साहब का, सॉरी प्लेटो साहब का? हाँ। नहीं देखे हैं? देखे हैं शायद, वो तो डाला ही हुआ है। हमें तो टीवी में डाले हैं, देखे हैं। थंबनेल में। खैर, ये था आपका प्लेटो का आदर्श राज्य का कॉन्सेप्ट। अब आपको देते हैं 50 एमसीक्यूज जो कल के टॉपिक से रिलेटेड है, कार्ल मार्क्स। और आपने अभी तक प्लेटो वाला एमसीक्यूज भी नहीं सबमिट किया है, एक स्टूडेंट को छोड़ के। नेहा ने सिर्फ दिखाया है, बाकी लोगों ने भी नहीं दिया है। तो खैर, आप लोग उम्मीद है कि इसको जल्दी से कर लें, क्योंकि आपकी परीक्षाएं जो है आई थिंक जनवरी लास्ट या फर्स्ट वीक में पॉसिबल है। तो थोड़ा सा सिंसियर हो जाए। हाँ, मजाक चल रहा है। नहीं, मतलब फरवरी। तो आते हैं कार्ल मार्क्स के ऊपर 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देखो, एमसीक्यूज पढ़ाने का उद्देश्य ये होता है कि एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए आपके लिए फायदेमंद होंगे, पहला। और दूसरा कि अगर आप 50 एमसीक्यूज पढ़ते हो तो 4-5 सब्जेक्टिव अपने आप बन जाता है, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से। कार्ल मार्क्स का संबंध किस विचारधारा से है? मार्क्सवादी। आंसर है मार्क्सवाद। क्वेश्चन नंबर 2, दास कैपिटल किसने लिखी? कार्ल मार्क्स। बिल्कुल, मार्क्स ने। तीसरा है, मार्क्स की राजनीतिक विचारधारा का आधार क्या था?
आंसर होगा वर्ग संघर्ष। वर्ग। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास की गति किससे होती है? आंसर है मानव इतिहास की गति जो है वर्ग संघर्ष से होती है। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आप लोग लिख सकें। अगला प्रश्न है, मार्क्स के द्वारा किस समाज का अंतिम लक्ष्य माना गया है? तो साम्यवादी समाज जो है ये अंतिम लक्ष्य होगा, इसका सही जवाब है। मार्क्स ने राज्य को क्या कहा है? तो मार्क्स ने राज्य को पूंजीवाद का शोषण उपकरण कहा है। इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या किसने दी है? तो इसका सही जवाब चूंकि कार्ल मार्क्स ही होगा। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? आंसर है मार्क्स और एंगल्स में। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, इसके राइटर दो लोग हैं, एक हैं कार्ल मार्क्स और एक हैं एंगल्स। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार राज्य का उदय किस कारण होता है? तो वर्ग विभाजन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कल ही मैंने पढ़ाया था कि इनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स को किस दर्शन का पिता कहा जाता है? तो बहुत ही आसान है, मार्क्सवादी दर्शन। अगला आंसर है, मार्क्सवादी सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? तो सही जवाब होगा आर्थिक संरचना। धर्म जनता की अफीम है, यह कथन किसका है? धर्म को जनता का अफीम माना गया है। तो अक्सर जो राजा होते हैं धर्म के नाम पे ये नशा फैलाते हैं और शासन करते हैं। अफीम जो है एक नशीला पदार्थ है और धर्म भी उसी प्रकार का नशीला पदार्थ है। और अधिकतर शासक और क्या करते हैं कि धर्म के नाम पर चुनाव में जाते हैं और ये अफीम फैलाते हैं, जनता नशे में हो जाती है और वोट देकर घुसा देती है और बाकी 5 साल वो घर में बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। तो धर्म जनता का अफीम है, यह कथन किसका है? तो ये कथन भी आपका मार्क्स ने कहा। हाँ, और इस कथन को सभी लोगों को ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि शासन धर्म का चीज नहीं है, धर्म हमारा व्यक्तिगत श्रद्धा है। मार्क्स ने किसको आधार यानी कि बेस कहा है? तो मार्क्स ने किसी भी राष्ट्र के लिए अर्थव्यवस्था को आधार, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो आपका धर्म भी अच्छा हो जाएगा, आप ज्यादा बेहतर तरीके से धर्म का प्रचार कर सकते। मार्क्स ने किसको अधिरचना कहा है? सुपर स्ट्रक्चर है। तो इसका सही जवाब है राजनीति और धर्म। राजनीति और धर्म जो है ये सुपर स्ट्रक्चर है, अधिरचना। प्रोलिटारियत किस वर्ग को कहा गया है? प्रोलिटारियत शब्द का प्रयोग किस वर्ग के लिए किया है? मजदूर वर्ग के लिए। बुजुर्गा किस वर्ग को कहा गया है? बुजुर्गा किस वर्ग को कहा गया है? तो पूंजीपति को बुजुर्गा नाम से वो पुकार। हाँ। सरप्लस वैल्यू यानी कि अधिशेष मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स बिल्कुल सही जवाब इसका होगा। मार्क्स की मृत्यु कब हुई? मृत्यु कहाँ हुई? ये तो उनकी मृत्यु लंदन में हुई। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की नींव किस पर आधारित है? तो शोषण पर इसका नींव पड़ा हुआ है। मार्क्सवाद का लक्ष्य क्या है? तो वर्गहीन समाज की स्थापना करना। मार्क्सवाद में परिवर्तन का मुख्य साधन क्या है? तो क्रांति लाना। मार्क्स किसके प्रभाव में आए थे? तो वो हेगल के प्रभाव में आए थे। मार्क्स ने किसको वर्ग संघर्ष का उपकरण कहा? तो उसने राज्य को वर्ग संघर्ष का उपकरण बताया। उसने कहा शोषणकारी से। पूंजीवाद के पतन के बाद कौन सा चरण आता है? तो पूंजीवाद के शोषण के बाद समाजवाद आएगा। पूंजीवाद अगर खत्म हो जाएगा, पतन हो जाएगा, तो समाजवाद। मार्क्स के अनुसार इतिहास की गति किससे होती है? तो भौतिक स्थितियों से होती है। मार्क्स किस तरह के समाज की कल्पना करते हैं? तो वो वर्गहीन समाज चाहते हैं, कोई वर्ग नहीं होना चाहिए। मार्क्सवाद का नारा क्या है? तो दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो। दुनिया का मजदूर एक हो। हाँ। मार्क्सवाद की व्याख्या किसके ढांचे पर आधारित है? तो आर्थिक ढांचे पर। मार्क्स के ग्रंथ दास कैपिटल का मुख्य विषय क्या है? तो अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद।
कुछ प्रश्न, ये 30 MCQ थे। अब कुछ 20 प्रश्न हैं जो संक्षेप में है, आप उसको जल्दी से लिखिएगा और 20 प्रश्न 20 सेकंड। पहला है मार्क्सवाद का वैज्ञानिक आधार क्या था? ऐसा लिखिएगा, ऐतिहासिक भौतिकवाद। दूसरा है मार्क्सवादी क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो ऐसा लिखिएगा, श्रमिक वर्ग। मुझे अपनी ऐं? गड़बड़ से गड़बड़ हो जाएगा, चलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं। मार्क्सवाद का वैज्ञानिक आधार, आंसर है ऐतिहासिक भौतिकवाद। सानिया जी सो गई, सानिया जी उठ जाएगी। अब सही हो गया। हाँ, और कौन है सोई? वो हंस रही है, मुझे छुपा है। मार्क्सवादी हाथी ही है पढ़ने का लक्ष्य। अरे हंसना ही तो सुन के, तो मुंह क्यों छिपाना है? हम लोग में से मार्क्सवादी क्रांति का नेतृत्व कौन करेगा? तो श्रमिक वर्ग करेगा। डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म का विकास का सिद्धांत किसने दिया? एंगल्स ने दिया। मार्क्स किसके विरोधी थे? वो पूंजीवाद के विरोधी थे। मार्क्स के अनुसार शोषण किससे होता है? अधिशेष मूल्य से होता है। मार्क्स किस प्रणाली को समाप्त करना चाहते थे? तो निजी प्रॉपर्टी का जो सिस्टम है, निजी संपत्ति है, उसको समाप्त करना चाहते थे। मार्क्स की कब हुई? 1995 1883 में हुई। साइंटिफिक सोशलिज्म का प्रवर्तक कौन का है? वो क्या थे? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक किसे कहा गया है? कार्ल मार्क्स को कहा गया है। मार्क्स के अनुसार समाज का आधार क्या है? तो उत्पादन वर्ग है, उत्पादन संबंध है। मार्क्सवादी राज शोषक शोषक वर्ग का राज्य। मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य वर्गहीन समाज। मार्क्स ने पूंजीवाद को क्या कहा? तो शोषण की व्यवस्था कहा। क्लास इन इटसेल्फ किससे संबंधित है? तो मार्क्स से संबंधित है। मार्क्स के अनुसार राजनीति का उद्गम क्या है? तो अर्थव्यवस्था है। द जर्मन आइडियोलॉजी किसकी रचना है? तो मार्क्स और एंगल्स की है। और मार्क्स के अनुसार शक्ति किसके हाथ में है? शक्ति शासक वर्ग। मार्क्स किसे नकारता है? धर्म को नकारता है। मार्क्स का माना कि क्रांति अनिवार्य है, तो किसके खिलाफ? तो पूंजीवाद के विरोध में वो क्रांति की डिमांड करता है। और मार्क्स किस मॉडल पर आधारित है? तो वो भौतिकवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। मिलते हैं अगली क्लास में।